आज एक ऐसा मामला आपके सामने लेकर आया हूं जिस पर पूरा गुजरात शर्मिंदा है। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि गुजरात के जिन भाई बहनों ने, जिन माताओं ने, बुजुर्गों ने अपना भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जताया, इतना प्यार दिया, झोली भर भर के वोट दिया, कई बार मुख्यमंत्री बनाया, अपने कंधे पर बिठाकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया। यह उन गुजरात के भाई बहनों के साथ भ्रष्टाचार का मामला है, लूट का मामला है, डकैती का मामला है, उनके जेब काटने का मामला है। और यह जेब काटने का काम किसी और ने नहीं किया। यह जेब काटने का काम भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त अडानी ने किया है, अडानी की कंपनी ने किया है। एक एक करके सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने अडानी के साथ एक समझौता किया और कहा कि गुजरात के लोगों को बिजली देना है, किस रेट में दोगे? अडानी ने कहा 2 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट, 25 साल तक इसी रेट में आपको बिजली दूंगा। यह एग्रीमेंट साइन हुआ, पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। कब साइन होता है? 2007 में। कब? जब भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और अचानक वो अडानी अपने वादे से पलट जाता है, वो अडानी अपने समझौते से पलट जाता है, वो अडानी अपने किए गए एग्रीमेंट से पलट जाता है। 2018 में गुजरात की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि साहब हमको कोयला बहुत महंगा खरीदना पड़ रहा है, कोयले का दाम बड़ा महंगा हो गया है, दुनिया के तमाम देशों से हमें कोयला मंगाना है, और जब हम महंगा कोयला मंगाएंगे तो बिजली महंगी होगी, इसलिए आपको महंगे दाम हमको देने पड़ेंगे। गुजरात की सरकार ने कहा जी हुजूर, क्यों, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है, आप मोदी जी के दोस्त हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं, बिल्कुल देंगे आपको। लेकिन कुछ बातें उसमें लिख दी उन्होंने। एक कंपनी है आर्गस ग्लोबल कंपनी। जो आर्गस ग्लोबल कंपनी है वो ये बताती है कि दुनिया में किस देश में कोयले का क्या दाम है। पहली बात, अडानी को विदेश से कोयला खरीदने की जरूरत क्या है? भारत तो कोयले के उत्पादन के मामले में सरप्लस कंट्री है। भारत तो पिछले साल का आंकड़ा आप उठा के देखेंगे तो 30% कोयले का उत्पादन भारत में बढ़ा है। भारत में जो कोयला खरीदा जाता है वो 2000-3000 रुपए टन राज्य सरकारों को मिलता है। तो आपने भारत से कोयला नहीं खरीदकर यह कहा कि साहब हमें इंडोनेशिया से कोयला खरीदना है और फला देश से खरीदना है और ढेमका देश से खरीदना है। लेकिन उस चिट्ठी में एक शर्त लिखी गई और यह कहा गया कि जो भी कोयले का रेट निर्धारण होगा वो आर्गस ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो रेट बताया जाएगा दुनिया के देशों में कोयले का, उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। यह समझौता तय किया गुजरात की सरकार और अडानी ने मिलकर, और पेमेंट होता रहा। हैरान होंगे आप सुन के, 2018 से 2023 तक पेमेंट होता रहा। अडानी ने कहा इतने में कोयला खरीदा, बोले जी हुजूर लीजिए पैसा, बोले इतने में खरीदा, बोले लीजिए हुजूर पैसा लीजिए, बोले इतने करोड़ में खरीदा, बोले लो पैसा लो। 13,802 करोड़ रुपए
गुजरातियों के जेब से निकालकर अडानी की जेब में भर दिया गया। जो भी अनाप शनाप रेट बताया, हैरान करने वाली बात है कि इतनी शक्तिशाली गुजरात की सरकार, एक गुजरात के मॉडल की बात करने वाली गुजरात की सरकार, कोई अडानी की कंपनी वाला जाके कहता है हम इतने करोड़ में कोयला खरीद रहे हैं, सरकार मान जाती है। वो आर्गस कंपनी के ग्लोबल रेट से वेरीफाई नहीं करती, वो जांच नहीं करती कि आर्गस का क्या रेट था, क्या बता रहा था वो उस वक्त की इंडोनेशिया में कितने का कोयला था। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई जांच नहीं। अडानी ने बिल बना के दिया, पेमेंट हो गया। फिर आपको याद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बताया इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी लूट हुई है, अडानी ने इतना भ्रष्टाचार किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तब गुजरात सरकार के लोग घबराए। तब उनको लगा रे तो गड़बड़ हो जाएगा, अडानी के साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा, अडानी के साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन्होंने 15 मई 2023 को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आपके सामने में दे रहा हूं। यह वो चिट्ठी 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और जागकर उसने कहा, हुजूर माई बाप, आप नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जरूर हैं, लेकिन आपके चक्कर में तो हम भी जेल चले जाएंगे। आपने तो जहां जहां से जितने में कोयला खरीदा उसका कोई प्रमाण नहीं दिया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, उसके कोई बिल नहीं दिए। और जब आप इंडोनेशिया से महंगा कोयला बता रहे हैं, उस वक्त तो इंडोनेशिया में कोयले का दाम सस्ता था। यानी कि फ्रॉड करके, भ्रष्टाचार करके, झूठ बोल के ये पेमेंट लिया गया। और कितने का लिया गया मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये 15 मई 2023 को गुजरात की सरकार अडानी से कह रही है कि हुजूर माई बाप, आपने गुजरातियों का 3,802 करोड़ रुपए लूट लिया है। 3,802 करोड़ रुपए जेब काट लिए हैं गुजरात के लोगों के। ये पैसा वापस कीजिए। मैं मांग करता हूं, कहां सो रही है ईडी, कहां सो रही है सीबीआई, कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां सो रही है सरकार की जांच एजेंसियां। छोटी छोटी बात पे बंगाल पहुंच जाते हो, उड़ीसा पहुंच जाते हो, तेलंगाना पहुंच जाते हो, तमिलनाडु पहुंच जाते हो, दिल्ली में रोज छापेमारी करते हो, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हो। झारखंड के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में, कहां कहां पूरे दुनिया में घूम घूम के पहुंच जाते हो। तुमको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आए हुए अडानी का भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता। और अब तो मोदी जी की डबल इंजन वाली गुजरात की सरकार बोल रही है कि 3,802 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों से लूटने का काम अडानी ने किया। यह पैसा कैसे, यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लूट हुई है, करप्शन हुआ है। ईडी, सीबीआई तमाम जांच एजेंसियों को पकड़कर, पहुंचकर इन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और गुजरात के उन तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को जिन्होंने 2018 से लेकर 23 तक ये फर्जी बिलों के ऊपर हस्ताक्षर किए, ये फर्जी बिलों का भुगतान किया, ये फर्जी बिलों को अडानी के जेब में भरने का काम किया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला नहीं होता हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यह चिट्ठी जारी नहीं होती। मेरा 3 सवाल है।
जब 2007 में 25 साल तक 2 रुपए 25 पैसे की प्रति यूनिट बिजली देने का एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो 2018 में किसके दबाव में, किसके कहने पर वो एग्रीमेंट परिवर्तित हुआ और ज्यादा दाम देने की बात तय हुई। मेरा दूसरा सवाल, जब ये 5 साल तक अडानी अपना बिल लगाता था, बढ़े हुए दाम कोयले के दिखाता था, तो गुजरात सरकार के अधिकारी और मंत्रियों ने उसकी जांच क्यों नहीं की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोयले का दाम क्या है पता क्यों नहीं किया? 10वीं क्लास के बच्चे को अगर आप कह दीजिए कि भारत में कोयले का दाम क्या चल रहा है, वेबसाइट पे जाएगा, अभी बता देगा आपको। 10वीं क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए इंडोनेशिया में इस वक्त कोयले का दाम क्या है, वेबसाइट पे जाएगा, अभी आपको बता देगा। ऑस्ट्रेलिया में कोयले का दाम क्या है, वेबसाइट पे जाएगा, अभी आपको बता देगा। गुजरात की इतनी शक्तिशाली सरकार, अडानी कोई भी रेट लिखकर देता रहा और वो मानते रहे और पेमेंट करते रहे। ये किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? ये किस प्रकार की लूट है? ये किस प्रकार की डकैती डाली गई है गुजरात के अंदर? तो इसलिए मेरा तीसरा प्रश्न है कि अब तक इस मामले में खामोशी क्यों थी, चुप्पी क्यों साधे हुए थी सरकार? और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हर बात पे फर्जी तरीके से भी मामला बनाकर लोगों को गिरफ्तार करने की होड़ में लगी रहती है, ऐसे मसलों पर आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र क्यों बनी हुई थी? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये पूरा प्रकरण गुजरात से संबंधित है और आपको याद दिला दूं कि वही अडानी है, जब बिजली की क्राइसिस हुई गुजरात में, तो उस वक्त ज्यादा पैसे में दूसरे राज्यों को भी बिजली बेच रहा था। यानी गुजरात के एग्रीमेंट का भी वायलेशन किया इसने, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तमिलनाडु में भी ऐसा भ्रष्टाचार इसने किया था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रीना जी देंगी और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। अभी आपको माननीय सांसद संजय जी ने बताया कि किस तरह से अडानी का भ्रष्टाचार गुजरात में चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुजरात नहीं, मोदी जी ने अडानी को खुली छूट दी हुई है कि पूरे देश में जहां चाहो, जितना पैसा जहां से लेने का मन है ले लो, तुम मेरे परम मित्र हो, जहां से खाना चाहो वहां से खाओ। ये 2017 की सीएजी की रिपोर्ट है और उसमें 2017 की रिपोर्ट में लिखा है कि जैसा अभी ये गुजरात में कर रहे हैं कि कोयला हमने विदेश से मंगाया, हमने महंगे रेट में मंगाया, लेकिन हम बिल नहीं दिखाएंगे, हम आपको कोई बिल नहीं दिखाएंगे कि कोयला हमने किस रेट पे मंगाया। ठीक उसी तरह का कांड इन्होंने 2017 में तमिलनाडु में किया और सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है कि जो सीएजी ने 297 कोयले के इंपोर्ट चेक किए अडानी के, उसमें से 176 में कंट्री ऑफ ओरिजिन, मतलब कोयला कहाँ से आया उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अडानी की जो कई सारी खाने दूसरे स्टेट्स में हैं जहाँ की सस्ता कोयला मिलता है, वहीं का कोयला डाइवर्ट कर दिया इन्होंने इस स्टेट में और कहा कि हम तो विदेश से लेके आ रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई बिल है, ना कोई सबूत है, ना कोई कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट है। तो ये तो सिर्फ क्योंकि मोदी जी की इन पे कृपा है और मोदी जी का सर्टिफिकेट है कि अडानी जो पैसा मांगे आपसे, देश की सारी एजेंसियां, सारी, चाहे गुजरात उद्योग निगम लिमिटेड हो, चाहे कोई और हो, सब अडानी का पेमेंट करते रहें। ठीक यही कांड इन्होंने 2017 में तमिलनाडु में किया। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे पूरे देश में जो लोगों को महंगी बिजली लेनी पड़ रही है, आज की तारीख में गुजरात में 8 रुपए प्रति यूनिट की बिजली दी जा रही है, वहीं दिल्ली में और पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे 200 यूनिट और 300 यूनिट हम फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में कोई अडानी नहीं है खाने के लिए।
तो ये काम जो दिल्ली और पंजाब में हो सकता है पूरे देश में पॉसिबल है, लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि सिर्फ उनके दोस्तों का पेट भरा जाए और उसी वजह से पूरे देश में महंगी बिजली दी जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी की, सीबीआई की, सबकी जांच होनी चाहिए। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये इनकी चिट्ठी है गुजरात के सरकार की, और ये गुजरात सरकार की चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ये इसकी चिट्ठी है। और कब लिखा है इन्होंने, तारीख बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 15 मई 2023 को, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है अडानी के खिलाफ, सेबी जांच करने के लिए कहा गया है, सेबी जांच कर रही है। जब लगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, जब लगा अडानी तो जाएगा ही, इसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे, तो 5 साल तक तो लूट करते रहे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तब इन्होंने ये चिट्ठी लिखी कि भैया 3,802 करोड़ रुपया आपने हमसे ज्यादा वसूल लिया है और इसको वापस करिए हमारा। 5 साल तक नहीं चेक किया, 5 साल तक ये नहीं जानने की कोशिश की कि ये कोयला कितने दाम में आ रहा है, जो कि 10वीं का बच्चा भी अगर कोई लगा देती गुजरात की सरकार की, बेटा जरा पता करके बताओ कोयले का रेट इंडोनेशिया में क्या है या भारत में क्या है, तो बड़े आराम से पता चल जाता। सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जाता तो अभी 5 या 10 साल चलता रहता, फिर तो लगातार चलता रहता। मैंने तो आपको बताया, ये तमिलनाडु का सीएजी रिपोर्ट अभी आपके सामने रीना जी ने बताया। आप बताइए ना, गुजरात के लोगों को 8 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। दिल्ली में हम 0 बिजली का बिल देते हैं, पंजाब में हम 0 बिजली का बिल देते हैं, क्योंकि हम कोई करप्शन नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते। और वहां बिजली 8 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही, वो तो अलग बात है। जो दाम लिया जा रहा है उसके पीछे भी एक करप्शन है। ये कह के कहा जा रहा है कि साहब हम बाहर से महंगा कोयला मंगा रहे हैं, इसलिए आप हमको ज्यादा दाम दीजिए, भले ही हमने 2 रुपए 25 पैसे का एग्रीमेंट किया है सरकार से। यह अलग तरह का भ्रष्टाचार है। जब आपने 2007 में 25 वर्षों के लिए 2 रुपए 25 पैसे में बिजली देने का एग्रीमेंट साइन किया है, तो 2018 में गुजरात की सरकार ने कैसे कह दिया कि साहब ठीक है आप महंगा कोयला लाइए, हम आपको महंगा दाम देंगे। अच्छा, 5 साल तक आप पेमेंट करते रहे, 4,000 करोड़ रुपए आपने निकाल के दे दिया है, तो पकड़ में आया है क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। और ये पकड़ में कैसे आया? जब उन्होंने मामला देखा कि फंस रहे हैं, पुराने रेट देखे, आर्गस का इंडेक्स चेक किया, तो पता चला कि साहब जब इंडोनेशिया से इनका कोयला बताया जा रहा है कि ये इंडोनेशिया से कोयला लेके आए, उस वक्त तो इंडोनेशिया में दाम सस्ता था, इन्होंने महंगा दिखाया। तो भागने का कोई रास्ता था नहीं। अडानी से जुड़े मामलों में आपने पहले भी कंप्लेंट किया कि इस मामले को लेकर भी आप लड़ाई, इस पे भी कंप्लेंट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि ईडी और सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर भी कंप्लेंट करेंगे। संजय जी, ममता बनर्जी ने आज कहा है, फिर भी कंप्लेंट करेंगे। देखिए 2014 के बाद इस देश में मोदी वॉशिंग पाउडर आया है, तो उस वॉशिंग पाउडर का एक ही मकसद है, जो भ्रष्टाचारी मोदी जी से जुड़ा है उसको साफ सुथरा करके राजा हरिश्चंद्र बनाना, और जो किसी विपक्ष की पार्टी में है वो अगर अपने घर से सुबह निकलता है और रास्ते में कहाँ नाश्ता कर रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ मूवी देखा, उसकी सब की जांच हो जाएगी। कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया, कितना डीजल इस्तेमाल किया, तो उसकी सब की जांच हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा। इसके भुक्तभोगी अकेले हम नहीं हैं, पूरे देश में सीबीआई ईडी का डंडा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ चल रहा है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं। मैंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मामले में शिकायत दी है ईडी को, लिखित शिकायत दी है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे भी शिकायत देंगे। आपका भरोसा है ईडी पे, ईडी की जांच पे? देखिए ऐसा है,
अभी न्यायालय में एक मामला प्रकरण चल रहा है। ये बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल, ये राजनीतिक मुद्दा है। ये मुद्दा है कि गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया प्रधानमंत्री जी को, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं की जेब काटी जा रही है, उन्हीं गुजरातियों की जेब काटी जा रही है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं और उनका सबसे करीबी दोस्त जेब काट रहा है। और समझौता तब हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे। सवाल इस बात का है, ईडी सीबीआई तो कुछ नहीं करेगी, ये तो तय है कि वो तो वही करेगी जो मोदी जी कहेंगे। और मोदी जी अपने दोस्त के खिलाफ कहेंगे क्यों? इतना गहरा रिश्ता है, जहाज में घूमते हैं दोनों लोग साथ साथ, क्यों बोलेंगे वो? तो इसलिए हाँ, हमारा नाम कहीं फर्जी डालना होगा डाल देंगे, आपका नाम डालना होगा डाल देंगे, किसी और को पकड़ना होगा पकड़ के डाल देंगे, फर्जी खबरें चलवाएंगे किसी के खिलाफ कि 17 फोन तोड़ दिया, 22 फोन तोड़ दिया, 52 करोड़ की संपत्ति मिल गई, कुछ भी बोलते जाएंगे किसी के भी खिलाफ कुछ भी। लेकिन जब मोदी के दोस्त का मामला आएगा तो आप देख लीजिएगा, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारे लोग धृतराष्ट्र बन जाएंगे। जब आप कह रहे हैं कि सब धृतराष्ट्र बन जाएंगे, सीबीआई और ईडी में कोई जांच नहीं होगी, तो फिर आप इस मुद्दे को कहां लेके जाएंगे, कैसे? ये देखिए, ये मैंने आपसे कहा, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है, जनता के साथ लूट हुई है। अगर सरकार की एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं, मोदी का दोस्त लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है और उसके भ्रष्टाचार पे चारों तरफ खामोशी है, तो हम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि भैया निर्णय लो आप इनके खिलाफ, आप फैसला लीजिए, आप भी न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, आपको भी 5 साल में एक बार मौका मिलता है, आप लोग तय कीजिए। अब मतलब नौजवान को तो कहेंगे 4 साल के लिए बेटा अग्निवीर बन जाओ और -50 डिग्री टेम्परेचर में जाके सियाचिन में खड़े रहो और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाके जलो, अग्निवीर बन जा बेटा, अग्निपथ पे चलो। लेकिन हमारा दोस्त अगर है अडानी, तो जो भी अनाप शनाप बिल वो दे दे, उसको भुगतान करेगी गुजरात की सरकार। 3800 करोड़ रुपए गुजरात के लोगों की जेब काट ली गई। इस पे क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री जी? संजय जी, और एक सवाल है। आज ममता बनर्जी ने कहा है वेस्ट बंगाल में कि शायद मोदी जी इलेक्शन को प्रीपोन करें और दिसंबर में करवाएं, इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया? देखिए मोदी जी क्या करते हैं, वो विश्व गुरु हैं, महामानव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दिसंबर में करा सकते हैं, उससे पहले करा सकते हैं, कभी भी करा सकते हैं। तो 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं, उनके लिए ये सब मायने नहीं रखता कि मई में कराएं कि दिसंबर में कराएं। महामानव के लिए कुछ भी संभव है, वो कोई इसमें दिक्कत नहीं। और एक सवाल है संजय जी, और एक सवाल है कि जो इंडिया की जो गठबंधन की पार्टीज हैं, उनके बीच कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हुआ है ऑन स्ट्रैटेजी अहेड, लाइक सीट शेयरिंग हो, स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल? देखिए 2 मीटिंगें हुई, उसमें बहुत ही सार्थक चर्चा रही है और उसके बाद जो कुछ भी तय हुआ आप लोगों के सामने बताया गया, चाहे पटना की मीटिंग हो, चाहे बेंगलोर की मीटिंग हो। अब मुंबई में मीटिंग हो रही है, जितनी बातें अब तक हुई हैं उससे अब आगे बातें तय होंगी और वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं आपसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकूं। लेकिन उससे पहले बैठक होनी है 31 और 1 को। उस बैठक के बाद जो उस बैठक के परिणाम निकलेंगे, जो उस बैठक में तय होगा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको जानकारी दी जाएगी। अभी उस पर कोई भी कमेंट करना या कोई बात करना वो जल्दबाजी भी होगी और गलत भी होगा। कमेंट मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बीजेपी हमेशा कहते रही मुफ्त प्रियोरिटी वाली बात। अब बीजेपी खुद जो है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो कांग्रेस के वादे थे उस टाइम के, उन्हें पूरा कर रही है, तो क्या आपको कॉपी कर रही है जिसको मुफ्त प्रियोरिटी? देखो ये तो अब कितने दिन चुनाव रह गए, आप बताइए मुझे, कितने दिन चुनाव के रह गए? 3 महीने। तब आपको रक्षाबंधन याद आ रहा है, तब आपको बहनों का प्यार याद आ रहा है। 5 साल तक बहनों का प्यार नहीं याद आया आपको, तब 5 साल रक्षाबंधन नहीं हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। तो क्या मध्य प्रदेश के लोग, वहां के मतदाता इतने मूर्ख हैं, वो नहीं समझ रहे कि किस कारण से ये पैसा दिया जा रहा है? तो एक होता है सरकार की नीयत, वो किस नीयत से आपके लिए काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 2015 में,
अपने वादे उन्होंने एक एक करके वादे से ज्यादा काम, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, सीसीटीवी कैमरों का जाल, मोहल्ला क्लिनिक, सारे काम किए उन्होंने। उसके बाद जब 5 साल पूरा हो गया तो उन्होंने कहा आपके बेटे ने अगर दिल्ली के लोगों के लिए 5 साल काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। बताइए आजादी के बाद किस मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला है आज तक? तो नकली और असली में फर्क होता है। कुछ फसली नेता होते हैं, कुछ असली नेता होते हैं। फसली नेता होते हैं जैसे फसल का सीजन आया हुआ, पैदा हुए, फिर उसके बाद गायब। तो इसलिए अभी चुनाव का समय है, इसलिए उनको रक्षाबंधन याद आ रहा है, गैस का सिलेंडर याद आ रहा है, और लोगों की जो दुश्वारियां 5 साल तक रहीं वो याद नहीं आया है। आपने इंडिया घटक दलों की बात की, संदीप दीक्षित का बयान है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मौके ढूंढ रही है कि घटक दलों से बाहर निकल जाए इंडिया घटक दलों से। वो ऐसे महान नेताओं के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बिहार चुनाव को लेकर भी काफी चर्चा चल रही है, पिछले दिनों भी काफी आम आदमी पार्टी ने बैठक भी की, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है। आम आदमी पार्टी का फिलहाल क्या स्टैंड है इस पूरी रणनीति पर? देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी की भ्रष्ट और वो सरकार जिसने हर वादे पर जनता को धोखा दिया, उसको हटाना इंडिया गठबंधन का मकसद है। हर वादे पर धोखा मोदी जी ने दिया है और इसके कारण से सारे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनका एक ही मकसद है कि इस सरकार को देश से हटाया जाए। और दूसरी बात, नफरत की आग में देश को झोंकने का काम किया है। मणिपुर हो, मेवात हो, कहीं भी हो, इन्होंने पूरे देश में नफरत का जहर घोलने का काम किया है। तो इसलिए भी ये सरकार हटनी चाहिए और हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं, एक साथ हैं। पंजाब में गवर्नर ने एक पत्र लिखा हुआ है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, मतलब दिल्ली सेवा बिल के बाद ये आम आदमी पार्टी की दूसरी सरकार वहाँ पर है। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो हिटलर है वो भी बेचारा शर्मा गया होगा। हिटलर को भी शर्म आती होगी कि यार ये मोदी जी के राज्यपाल तो हमसे भी आगे निकल गए, चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। सुना है आजादी के बाद कभी आपने ऐसा? ये मोदी जी के राज में हो रहा है, ये न्यू इंडिया है, ये मोदी जी का मॉडल है। चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। लेकिन 2-2 साल से अगर पंजाब की जनता के जुड़ा हुआ बिल हमारे पास आएगा तो हम उसको सड़ाएंगे। बगल में ही हरियाणा है, मेवात जलेगा, हिंसा होगी, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये कर रहे हैं राज्यपाल, ये काम है उनका। और इसलिए राज्यपाल को यह समझना चाहिए कि वो देश के राजा नहीं हैं, वो गैर निर्वाचित केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए एक रबर स्टैंप है। इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अपनी हैसियत से, अपनी औकात से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं। जो आपका काम नहीं है, आप बोल रहे हो कि हम चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और अगर 2 साल से तुम्हारे पास बिल पड़ा हुआ है पंजाब के लोगों के हितों से जुड़ा हुआ और उस पर अगर तुम साइन नहीं कर रहे हो तो तुमको तो 2 मिनट के अंदर बर्खास्त करके बाहर कर देना चाहिए वहां से। कैसे रह रहे हो राजभवन में? आप बताइए। मणिपुर जल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो मुख्यमंत्री बिजली फ्री दे रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बना रहा है, बाढ़ में घूम रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, उस भगवंत मान को चिट्ठी लिख रहे हैं हम बर्खास्त कर देंगे मुख्यमंत्री जी आपको। क्या मजाक है? वैसे शर्म तो है नहीं मोदी जी की सरकार में, लेकिन अगर जरा सा भी शर्म है तो कम से कम इसका संज्ञान लेना चाहिए और महामहिम राष्ट्रपति जी को जरूर लेना चाहिए। ऐसे राज्यपाल आपने बैठा रखे हैं जिनको 5 पैसे की अकल नहीं है। वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी इस प्रकार से लिख रहे हैं, खुद कोई काम करते नहीं हैं, तो बहुत ही शर्मनाक है।